वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजुकेशन। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिश आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। लग ये रहा है कि हुकूमत ने शायद आखिरकार ये तस्लीम कर लिया है कि चीफ जस्टिस को ओहदे में तौसी देना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अब उनकी आईनी अदालत में तकर्रुरी ही वाहिद ऑप्शन बचा है। हुकूमत ताहाल नई चीफ जस्टिस की जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर पाई है। हुकूमत की कोशिश है कि आइंदा चंद रोज़ में आईनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया जाए। आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर तक मुलतवी हो गया है। आज के इजलास में ANP ने अपना मुसव्वदा पेश किया। ANP से कबल नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के मुसव्वदे भी सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने मुसव्वदा पेश करने से इनकार कर दिया है और वो इस पूरे अमल में हिस्सेदार नहीं बनना चाह रहे या ला ताल्लुक़ नज़र आ रहे हैं। सियासी जमातों की जानिब से आईनी तरमीम के हवाले से क्या क्या तजवीज़ दी गई हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें वफाक और चारों सूबों में अलग आईनी अदालत का क़याम चाहती हैं। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस समेत 7 अफराद पर मुश्तमिल आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिश रखती है। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का फ़ैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के पैनल में किया करेगी। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस के खुद नोटिस लेने के इख्तियार को ख़त्म करके ये इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देने की तजवीज़ दी है। JUIF आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच कायम करने की ख्वाहिश रखती है। JUIF ने सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी है। JUIF ने 1 जनवरी 2028 से सूद के मुकम्मल खात्मे की शिक भी पेश की है। ANP ने सूबों में आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ की मुखालिफत की है। ANP ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी और खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दे दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अदालती इस्लाहात पर जो उनका मौक़िफ़ है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे और इस्लाहात हर सूरत आएंगी। ज़रा देखिए, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। क्या मतलब कि टाइम वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ऐसा निजाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता। इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमारे घर के औरतों को किस सीट के गिरफ्तार करे। आप चाहते हैं कि हम बस कहे मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फायदा दे सके। मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया है कि सियासी क़यादत के माबैन आईनी तरमीम पर काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी है। उन्हें भी देखिए। हम असम्बली में इसलिए तो नहीं है कि हम आवाम के खिलाफ कोई तरमीम पास करें। जो चीज़ें हैं वक्त की ज़रूरत होती हैं, हम उन ज़रूरतों को तरजीह दें। ये नहीं कि हम किसी इदारे या किसी महकमे को ताकतवर बनाने के लिए कानून बनाएं। जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूंगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा, फिर मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो वहाँ पर PTI के साथ उनकी क़यादत जो मौजूद है उनसे बात करूंगा और इस तरीके से एक इत्तेफाक राय पैदा करने की एक कोशिश है। जब 18वीं तरमीम में हमें 9 महीने लग गए थे तो अब 26वीं तरमीम में हमें 9 दिन तो दे देने चाहिए। इस तमाम मामले में सबसे अहम सवाल इस तरमीम के टाइमिंग के हवाले से है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ। एक नज़र क्विकली डाल लेते हैं, अगरचे बहुत सारी हैं लेकिन विल हैव अ क्विक लुक। PDM की हुकूमत जब से पहली हुकूमत आई और फिर दूसरी हुकूमत आई, कौन कौन सी तरमीम की हैं, कौन सी फ़ायदेमंद हैं अवाम के लिए, कौन सी फ़ायदेमंद है हुकूमत के अपने लिए। मई 2022 में PDM हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम की जिसके ज़रिए नैब को पाबंद बनाया कि वो गिरफ्तार अफराद को 24 घंटे के अंदर एहतसाब अदालत में पेश करे, 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करे। तरमीम में रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 दिन। नैब कवानीन में तरमीम के ज़रिए टैक्स मामला, तरक्याती मनसूबों में बेकायदगी को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया। फिर अगस्त 2022 में हुकूमत ने नैब कानून में मज़ीद तरमीम के तहत एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार सदर से वापस लिया और 50 करोड़ से कम का केस नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया।
मई 2023 में नैब कानून में एक और तरमीम की गई, जिसके तहत एहतसाब अदालत से मुकदमे की वापसी की सूरत में मुतालिका महकमा या अथॉरिटी को अपने कानून के तहत मुकदमा चलाने का इख्तियार दे दिया गया। जुलाई 2023 को नैब एक्ट में चौथी मरतबा तरमीम के जरिए 14 रोज़ के रिमांड की मुद्दत को 30 दिन कर दिया गया, जिसको मजीद 60 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। मई 2024 को मौजूदा हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तरमीम की, जिसके तहत रिमांड की मुद्दत 40 दिन कर दी गई। मई 2022 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल की शर्त ख़त्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का हक भी ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक तारीख फिक्स करने पर हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल और जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार भी दे दिया। अक्टूबर 2023 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन ना होने की सूरत में नाअहली 5 साल मुकर्रर कर दी गई। जुलाई 2024 में मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आने के बाद हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, जिसके तहत कोई रुकन असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकेगा। तरमीम में यह भी ज़रूरी करार दिया कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए किसी जमात के वक्त पर फहरिस्त जमा करवाना लाजमी है। मार्च 2023 में PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के जरिए सो मोटो नोटिस लेने और बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस की कमेटी को दे दिया। सितंबर 2024 में सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर 3 जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के तहत किसी मामले पर समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमा जो पहले से दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। एक पैटर्न आप खुद से तयन कीजिए इन तमाम तरमीम से कि क्या इमर्ज करता है। हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या हम कह सकते हैं कि ये वाज़े है कि काजी फाइज ईसा एज चीफ जस्टिस कंटिन्यू नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप समझता हूँ कि जो आपने अभी ये तरमीम बताई हैं और आपने जो सीक्वेंस बताया है, आई मीन रियली आपकी जो टीम है, रिसर्चर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छा मेहनत की है। और ये इससे देखिए आपको पता ये चलता है कि ट्रेंड क्या है इस असम्बली का, पार्लियामेंट का, कि तमाम कवानीन जो बने हैं वो एक जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बने हैं। और आप देखिए कि आपने जो गिनवाए हैं वो किस कदर पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक लॉज हैं कि जो सिर्फ शरीफ और जरदारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और कैसे उनमें जो है वो तरमीम की गई है कवानीन में। जहाँ तक अब इस तरमीम का भी ताल्लुक है, जो आप ही के प्रोग्राम में आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने इस पर बात की थी, इसका मकसद जो है वो भी पर्सन स्पेसिफिक है। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तो बिलावल भुट्टो तो खतरनाक तरमीम पेश कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को पहले 18वीं तरमीम में आपने बहुत फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान एक लिटरली कन्फेडरेशन बन गया। अब आप उसको मजीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह रहे हैं कि हम उसको सूबाई बुनियादों के ऊपर जो है वो जजेस की तकर्री करें। यानी पाकिस्तान में फेडरेशन के तमाम तस्वुरात को मिलियामेट कर किया जा रहा है। ये तो अमेरिका में भी नहीं होता, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक कन्फेडरेशन की रियासत है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो रियासतों की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस तरह से तकसीम किए जाएंगे। बहुत ही टेरिबल अप्रोच है पीपल्स पार्टी की और इसके नतीजे में फेडरेशन बहुत कमजोर हो रही है। फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस रहें ना रहें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर्सनली मेरी ओपिनियन तो यही है कि वो ही चीफ जस्टिस अगले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी, क्योंकि ये तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर खड़ी है कि मौलाना क्या आईनी अदालत के हक में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे फिर तो आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती, मौलाना को रोंद के आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। बट आई थिंक द ओवरऑल जो एक बिहेवियर है बिलावल भुट्टो का बहुत ही अफसोसनाक। लेकिन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं कि उनकी तरमीम सिर्फ आईनी अदालत से मुतालिक है। अब जो बाकी उसके साथ इर्द गिर्द तरमीम है वो उसके ऊपर उसको क्या ओनरशिप दे रहे हैं?
नहीं, आईनी अदालत वो तो खत्म होगी ना, बाकी तरमीम तो खत्म हो गई हैं। आईनी अदालत जो है वो ये कह रहे हैं कि सारे सूबों से 2-2 जजेस ला के हम बना देंगे और वो जज जो है वो वजीर आजम अपॉइंट करेंगे और वजीर आजम ये तो देखिए ना, बेसिकली तो वो उसको कोई कराची या लाहौर और FIA बनाना चाहते हैं ना अदालतों को, वो बना लेंगे, बन भी जाएगी। लेकिन इसके नतीजे में बड़ा नुकसान, एक ऑलरेडी इतनी बड़ी अवामी तहरीक का आप सामना कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की सूरत में, तो फिर इसके बाद आप क्या जजों और वकीलों की एक मूवमेंट का सामना करने के लिए भी तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि ये मूवमेंट तो होनी है, मुमकिन ही नहीं है कि लॉयर्स और जजेस जो हैं वो बाहर ना निकले। लेकिन मूवमेंट जो भी शुरू होती है थोड़ा सा एहतजाज होता है। आपने चाहे सिंध में देख लें चाहे पंजाब में देख लें, किस किस्म का रिएक्शन होता है। थोड़ा सा फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी ने कम से कम माजरत कर ली उसके ऊपर, PMLN की तरफ से तो वो भी नहीं होती। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ही मावरा है हर किस्म के इखलाकी उससे। ये बात सही है, शहरी रहमान की मैंने देखी है, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने माजरत की है। लेकिन देखिए ये जो तहरीक है ना, ये तो फ्रिया, ये तो 1-2 साल तो काफी नहीं होते तहरीक करने के लिए। ये सिलसिला तो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। पाकिस्तान इज राइट फॉर द मूवमेंट। हाँ, हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बात बीच में रह गई थी, फवाद चौधरी साहब ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि PTI का बिल्कुल अलग थलग रहना, कोई मुसवदा पेश ना करना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उमर अयूब साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है उसको ये इख्तियार देना कि वो आइन में तरमीम कर सके, ये तो तहरीक इंसाफ के बुनियादी मौक़िफ़ ही की नफ़ी होती। और उमर अयूब ने ये आज ये इनकार करके मुसवदा ना दे के जो करोड़ों वोटर हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जितवाया, उनकी उमंगों की तर्जुमानी की है। कतई तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ को इस शैम प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इस तरमीम की हैसियत एक PCO की लगाने जैसी है, इसको कोई मानेगा नहीं। आप इसको जिस तरीके से मंजूर भी करवा रहे हैं, लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को तंग करके, कारोबार तबाह करके आप ऐसे वोट लेंगे, इसको कौन मानेगा? जाहिर है इसकी हैसियत एक PCO से ज़्यादा नहीं हो। राइट, लेकिन कोई इतलात है आपके पास PTI के तमाम लोग इंटैक्ट हैं या कुछ लोग दूसरी तरफ जा चुके हैं या जा सकते हैं? खबरें आती हैं कि इतने चले गए उधर, इतने चले गए उधर। देखिए अभी मेरी बात हुई है, जो कि काफ़ी सारे MNAs जो हैं मैं उनको जानता भी हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो है वो मेरी जान पहचान है। सो मैं बिल्कुल ये यकीनन समझता हूँ कि अभी तक वोट पूरे नहीं है हुकूमत के पास और इन्हें अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ मिलेंगे तो ये तरमीम करा पाएंगे। दूसरा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान के कुछ MNAs तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नूर आलम हैं या फिर वो 2 सेनेटर हैं, अगर उनको तोड़ेंगे तो फिर देखें ना उसके जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा उसके ऊपर। और हुकूमत कतई ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक तरफ PTI का एहतजाज हो, लॉयर्स का एहतजाज हो, फिर JUI को भी उसमें शामिल कर दे। तो अगर मतलब हुकूमत इतनी अहमक है कि वो सारे अपने खिलाफ लोगों को स्ट्रीट फोर्स में शामिल करना चाहती है तो फिर तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम मौलाना के बगैर, मौलाना को रोंद के तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। PMLN ने जो एक तासुर बनाया है और ख्वाजा आसिफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर कि अगर नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते हैं तो हमारा अक्टूबर में, पहले उन्होंने कहा अक्टूबर में ऑडिट की खबरें हैं, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन खुल जाए, फिर हमें घर भेज दिया जाए। ये फियर किस हद तक ठीक है उनका या गलत है? इलेक्शन तो जब भी खुलेगा ये घर जाएंगे ना, यही तो डर है। जब आप जाली इलेक्शन के जरिए आए हों, जब आपकी 18 सीटें हों और इन सीटों को बढ़ा के जो है वो 153 कर दिया जाए, तो फिर आप बताएं ना मुझे कि कैसे आप उसमें जो है वो सिस्टम में कंफर्टेबल होंगे। जब टांगे ही नहीं हैं जिनके ऊपर खड़ा होना है, तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे उसके ऊपर जो है वो खड़े होंगे। सो अब मेरी नज़र में जो इस वक्त उनका जो फियर है वो यही है कि इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए।
अगर ये इस तरह से सीनियर जजेस को अगर हमने तरीका बदलना है तो देखें, हमारा तो फिर जो गिला है पीटीआई का, वो तो फिर सबसे ज़्यादा मुनीब अख्तर साहब के साथ है, जिन्होंने कि अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसमें अपना वोट किया और जो कासिम सोरी की रूलिंग है उसको इन्होंने सेट असाइड करके जो अदम एतमाद की मूव जो है वो उसको कामयाब करवाया। हालांकि वो नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था, लेकिन उन्होंने किया। तो ये फैसले तो कभी एक खिलाफ होगा, कभी हक में होगा। इस बुनियाद पर ये कहना कि जी हमने अगला जज ही नहीं बनाना, तो देखिए फिर तो सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया ना। इस तरह तो एक चीज सेटल है, 99 से सेटल है, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता है। आप कह रहे हैं कि 2 फैसले हमारे खिलाफ नहीं है, हम नहीं जज बना रहे हैं, ये क्या बात है? इंटरेस्टिंग। सो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, क्योंकि आपके वो अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी पीटीआई ज्वाइन करने के हवाले से। आज़म सवाती साहब ने उनको ऑफ़र की, आप क्या मशवरा देंगे उनको? हर शख्स को देखे इस वक्त पीटीआई का साथ देना है, चाहे शामिल हो ना हो, आप हो उसका हिस्सा हो ना हो, क्योंकि देखो ना बड़ी सिंपल है फ्रिया, अगर मुल्क में फैसले ही अवाम ने नहीं करने और ये होगा तो फिर सियासत तो खत्म हो गई ना, फिर हम लोग तो वैसे ही फारूक हो गए, तो पाकिस्तान के अवाम तो वैसे ही फारूक हो गए। सो टू क्रिएट दैट रेलिवेंसी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान ये लड़ाई जीते, पीटीआई ये लड़ाई जीते, उसके बाद पॉलिटिक्स खुलेगी, फिर आगे देख लेंगे। सो जो एहतजाज की कॉल है आपके ख्याल से वो वापस लेनी चाहिए पीटीआई को? एहतजाज की कॉल में तो मैं हैरान हूँ कि पहले भी इस हुकूमत ने, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें और हुकूमत ये कह दे कि ये जो आईनी तरमीम है ये एससीओ के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हुकूमत ने ये किया भी नहीं और एहतजाज भी जो है वो फिर वो हुआ, तलखियाँ बढ़ी, और अब भी ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कितनी अनरीजनेबल डिमांड है कि इमरान खान से आप एक मुलाकात करवा दें लॉयर की या उनके अपना डॉक्टर की। अब मुझे बताइए इसमें कितनी अनरीजनेबल बात है, और लेकिन हुकूमत नहीं कराना चाह रही। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये चाहते हैं कि मुल्क में एहतजाज, तलखियाँ बढ़े, और इनका ये ख्याल है कि जब हम इमरान खान और सारे ही पीटीआई को जेल में डाल देंगे, 1 करोड़ 1.5 2 करोड़ लोग, फिर मुल्क में अमन हो जाएगा और फिर हम हुकूमत करेंगे। मतलब इस तरह की बचगाना और जहलाना जो सोच है उसका फिर क्या जवाब हो सकता है? राइट। बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया, नवाज शरीफ साहब की बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुस्तक़बिल करीब में दूरियों को कम करने के लिए मिल बैठने का कोई मौका देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा भारत के साथ बेहतर खुशगवार ताल्लुकात का हामी रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ये बहुत अच्छा मौका है। हाउ डू यू लुक एट हिज स्टेटमेंट? देखिए, बरखा दत्त जो हैं वो शी इज़ वन ऑफ द मॉडरेट वॉइस इन इंडिया। मोदी के इंडिया में इतनी बात करना भी बड़ी बात है जितनी वो भी कर लेती हैं। पाकिस्तान के बारे में उनका व्यू जो है वो टेररिज्म को लेके ज़ाहिर है मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों पे उनका व्यू जो है वो मॉडरेट है। उनके पाकिस्तान में उनके दोस्त हैं, अब मेरी भी वो बहुत अच्छे जो हैं वो वाकिफ़ हैं, मिलने में उनसे कोई हरज नहीं है। बट माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप ये मुझे बताइए कि आज तक नवाज शरीफ कितने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मिले? अब तक मैंने जो नून लीग के बहुत ही हामी सहाफ़ी हैं उनको भी नवाज शरीफ कभी जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं मिले, और जब हिंदुस्तान से सहाफ़ी आई हैं तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब उनके लिए चश्म बरा है, और उनके इंटरव्यू में एक लफ्ज़ भी कश्मीर के लिए नहीं है, एक लफ्ज़ भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। एंड ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट पाकिस्तान की ख्वाहिश हिंदुस्तान से अमन की तो पुरानी है। हिंदुस्तान की जो हिंदवाता एक से इंस्पायर्ड एक हुकूमत है और जिसकी सरबराही इस वक्त मोदी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, और नवाज शरीफ का इस तरह से बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किसी तौर के ऊपर भी सही नुमाइंदगी नहीं करता। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। विल गो ऑन अ ब्रेक, लेकिन जाते जाते कमाल मुर्तज़ा साहब की एक ट्वीट है, वो कह रहे हैं सीधे रास्ते से जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर आइनी तरमीम नहीं हो सकती। नंबर गेम को देखें तो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
बैक। पाकिस्तान में काफ़ी तवील अरसे के बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन और रूस के वज़ीर आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होने जा रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म का आज पाकिस्तान वो तशरीफ़ लाए, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुआहदे भी हुए, MOUs आप उनको कह सकते हैं, जिसमें दीगर मामला शामिल हैं, मसलन CPAC वर्किंग ग्रुप, दैन स्मार्ट क्लासरूम्स, गवादर एयरपोर्ट के हवाले से जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इंसानी वसाइल की हवाले से इतलात और मवासलात, आबी वसाइल, मुख्तलिफ शोबात में ये मुआहदे हुए हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है, और वो इंटरव्यू दिया है भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त साहिबा को, और स्टेटमेंट ये दी है कि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि मामलात अच्छे हों पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि PTI ने बार बार रिक्वेस्ट की कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए बानी PTI के साथ जेल के अंदर। उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी भेजी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साहबान की मुलाकात करवा दी जाए ताकि उनकी सेहत के हवाले से जो कंसर्न है वो ख़त्म हो। लेकिन ना गवर्नमेंट इस पे हामी भर रही है, ना PTI एहतजाज कैंसिल करने के लिए तैयार हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, ज़रा देखिए। इंशाल्लाह क्या तैयारी है सर? तैयारी हमेशा की तरह हमारी जबरदस्त है। तो एक छोटी सी बात हमारी पार्टी की तरफ से आया था कि जी हमें तशवीश है, और जाहिर बात है हमारा लीडर इमरान खान से मुलाकात शुरू हुई है, तशवीश आ रही है, उनकी तबीयत कैसी है। तो अब जाहिर बात है अगर वो नहीं हमें वेरीफाई होगी, क्लियर होगी, तो फिर हम जाहिर बात है हमें फिर ये स्टेप उठाने में ही मजबूर कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज वज़ीर आला KP ने कल डी चौक के जो एहतजाज है उसके वास्ते मशावरत भी की, उसका जायज़ा भी लिया। वंस अगैन आपको लगता नहीं है कि आप खुद मौका दे रहे हैं कि हम पे तनकीद कीजिए? पहले धरने के हवाले से यही तनकीद होती रही थी कि उस वक्त लोग आए, ये तो एक इवेंट है सर, इट्स अ नेशनल इवेंट। सो आपका एहतजाज 3 दिन पहले भी हो सकता था, 3 दिन बाद भी हो सकता था। वाई ऑन दैट स्पेसिफिक डे? देखिए फरिया, हमने तो एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया था 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, आपको पता है, और इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में कोई हमने एहतजाज नहीं रखा, इवन पिंडी इस्लामाबाद में। लेकिन जब हमें इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मुतालिक या उनकी सेहत का मुतालिक तशवीश का पता चला, हमने इमीडिएटली उस हवाले से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी, कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी। वहाँ की कंटेम्प्ट जिस दिन लगनी थी, एक दिन पहले जो फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के इंतजाम समझौता एडवोकेट, और उनको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया, उठा लिया गया। आज 7वां दिन है, वो गायब हैं। लेकिन बात यह है कि हमने हर वो लॉफुल तरीका अडॉप्ट किया। हम हाई कोर्ट में भी गए। मसला ये है कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक ये हमें मुलाकात कराने से नहीं रोक सकते, नंबर 1। नंबर 2, हफ्ते की 3 हमारी मुलाकातें, एक फैमिली की है, एक लॉयर्स की है, एक फ्रेंड्स एंड लीडरशिप की है। लेकिन वो तीनों की तीनों मुलाकातें पिछले 2 हफ्ते से बंद हैं बगैर किसी वजह के। और हमने इस सिलसिले में हर तरीका का जो एक लॉफुल है अडॉप्ट कर लिया। हम अपने उस फंडामेंटल राइट से भी पीछे हट गए कि मुलाकातों के हवाले से हमने कहा जी चूंकि उनकी ज़िंदगी और सेहत को खतरा है, तो आप एक डॉक्टर से या उनकी एक बहन से मुलाकात करा दीजिए। एक डॉक्टर और उसकी सगी बहन से मुलाकात ना कराना, और जो फोकल पर्सन है उसको उठा लेना, उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लेना, ये तमाम शुएब साहब ये गलत है। किसी को भी उठाना नहीं चाहिए, कोई भी गाइड नहीं होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज अगेन कि एहतजाज के 100 तरीके हैं। आप लोगों को याद होगा कि कश्मीर के ऊपर आप एहतजाज करवाते थे कि सब खड़े होके गालिबन तराना पढ़ लें या एक सिंबॉलिक एहतजाज कर लें। सो आप सिंबॉलिक एहतजाज कर सकते हैं, किसी और सिटी में कर सकते हैं। Why on the same day? This is my question. आप उसके बाद भी कर सकते हैं, आप अडयाला की तरफ कहीं कर सकते हैं। आप उधर ही क्यों एहतजाज करना चाहते हैं जहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, जबकि आपको पता है कि थिंग्स कैन एस्केलेट? वरिया, मैं सवाल ये करता हूँ, ये सवाल आप इन कठपुतलियों से पूछे कि जब इनको ज़रूरत थी। पहली बात तो यह है कि ये पाबंदी किसने लगाई हुई है? पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात कि मुझे ये बताएं
कि इन कठपुतलियों से ये सवाल है कि जब इनको जरूरत थी इस्लामाबाद पे जलसा मनसूख कराने की, सुबह के 7 बजे जाकर के जेल के दरवाजे भी खोल दिए। तो आज एक डॉक्टर से मुलाकात ना कराना, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की, एक साबिक न सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर है बल्कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, 85% लोग आज भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। ये तो कठपुतली मुसल्लत किए गए हैं, ये तो हारे हुए लोग हैं जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया। सवाल इनसे है कि एक डॉक्टर से मुलाकात न कराने की कौन सी मजबूरी है, इसलिए कि हमारे खदशात में दुरुस्त है। आप हमारे फोकल पर्सन को उठा ले जो कंटेम्प्ट में गया, सेहत के मुतालिक हमारे खदशात हैं, आप डॉक्टर से डॉक्टर कौन सा पॉलिटिकल होता है उनसे मुलाकात ना करने की? उनकी बहन जो कि नॉन पॉलिटिकल है उनसे मुलाकात ना कराने की क्या वजह है? आप देखें इनकी बेईमानी है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मजीद पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार करें, उनके लिए ओके अगर आप मुझे इजाजत दें ये मैं सवाल पूछ सकती हूं कौन सा ऐसा मुतालबा कर दिया है जो गैर आईनी है या गैर बट सर वो बात कलेक्टिव लॉस और कलेक्टिव प्रॉफिट की है, इट विल बी अ कलेक्टिव लॉस खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे एहतजाज होता है। बट यस गवर्नमेंट्स को बात समझनी चाहिए, धीमापन दिखाना चाहिए, ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। सो कादिर मंदोखिल साहब, कंसिडरिंग यू हैव अ वेरी गुड लीगल बैकग्राउंड ऑल्सो, क्या पीटीआई की डिमांड गैर आईनी है? बिल्कुल आईनी है, लेकिन इस आईनी के पीछे ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। जिस तरह ज़बान मेरे भाई शोएब शाहीन साहब इस्तेमाल कर रहा है, ये पहले ये बता दो कि खान साहब की जो सेहत के हवाले से तशवीश किसने बताया, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये कहते हैं जब इनको ज़रूरत थी तो सुबह 7 बजे जेल किसने खोला? आप तो कह रहे कि हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात हुई है। नहीं खोला होगा ऑब्वियसली, आप क्या कह रहे हैं किसने खोला जेल? वो जाके शोएब शाहीन तो नहीं खोल सकते जेल। फरिया ये वही जर्नल फेज जैसे गैंगस्टर ढूंढ रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं है, तो कहता है हमने उनसे बात नहीं करनी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। आई डोंट थिंक कि कोई उस वक्त जनरल फैज ने जाके गेट खोला होगा। डू यू थिंक दैट? बात ये होता ना, ये देखिए मैं आपसे बताऊं फरिया, आप भूलना नहीं चाहिए, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या अली गंडापुर साहब ने नहीं कहा कि अच्छी खबर आएंगी? जब 24 घंटे वो कार्टून फिल्मों की तरह लापता थे और अचानक नमूदार हो गए बगैर पैसे के, बगैर शनाख्त कार्ड के। आईजी ने मेरे मोबाइल छीन लिए, मेरे शनाख्त कार्ड छीन लिए, मेरे पैसे छीन लिए, मगर आईजी को ये नजर नहीं आया, उनकी जेब की तलाशी लेके ऐसी चीजें ले ली है। ये ऐसी हरकत तो कार्टून फिल्मों में होती है, आम फिल्मों में भी नहीं होती है। अचानक परिंदा आ जाता है, अचानक जानवर आ जाता है, बगैर किराए के, बगैर ट्रांसपोर्ट के वो चला भी जाता है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर ये बार बार इनके लोग नहीं कहते थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई। खुद इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है? 22 अगस्त की जो जलसा मुलतवी की है या धरना मुलतवी की है, तो खुद इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि ये तमाम तनकीद आप करें, 100 दफा करें, बहुत सारी तनकीद बिल्कुल बनती है पीटीआई के ऊपर, बंडापुर साहब पे बनती है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर एक मीटिंग से ये मामला हल हो जाता तो फिर क्यों नहीं किया? सबकी 100% में इनके मुतालबात से मैं मुतफिक हूँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ब्लैकमेलिंग शामिल है। 1.25 साल से इमरान खान साहब जेल में मौजूद है और ये खुद ताने देते थे हमारे लीडर के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, हमारे प्लेटलेट्स को, हमारे लीडर को दिल का दौरा नहीं पड़ा, बाहर इलाज नहीं करना चाहिए, सेहतमंद है। तो अब 2 दिन में क्या हो गया? कल और परसों है कि ब्लैकमेलिंग है। मैं इनके मुतालबात के पीछे ब्लैकमेलिंग नजर आ रहे हैं। और याद रखना, अभी रात के 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये, कल भी और परसों भी। लिख ले मेरी बात। मंदोखिल साहब, इस कदर जोम से बात करना, तड़ी लगाना, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट नाइस। गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा सुकून से, प्यार मोहब्बत से बात करती हैं। मैं कहता हूँ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूँ, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अली गंडापुर साहब कह रहे नहीं होना चाहिए। अभी शाम में इनके रहनुमा मुख्तलिफ चैनल में कहता है कि अली जफर साहब की ये मोखर हो सकता है, तो भाई या तो मोखर कर दो या धरना दो। ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? मैं इनके मुतालबात से 100% मुतफिक हो, मगर मैं इनके ब्लैकमेलिंग से इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या कल परसों तक तूफान आ जाएगा? राइट, अगर नहीं होती, हुकूमत नहीं करते तो क्या हो जाएगा कल परसों? ठीक है, मंदोखिल साहब की बात आपने सुनी। शोएब शाहीन साहब, एक मेरा सवाल है वैसे भी कि एक
पॉलिटिकल सोच भी होती है, आपके सियासी हॉक्स होते हैं पार्टी के अंदर जो कहते हैं ये एक्शन है तो ठीक, लेकिन अगर हमने इस वक्त लिया तो हमारा तासुर ये चला जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। सो मुझे समझ नहीं आई, इससे पहले APC में भी जब आपको पता था कि आप पे इल्ज़ाम लगता है, गलत लगता है कि हम जूश लॉबी हैं या आप फ़लस्तीन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाती है आपके ऊपर, तो आपके पास मौका था, आप जाते एहतजाज के साथ काली पट्टियाँ बांधते, जाके अपना स्टेटमेंट दे देते। इसी तरीके वो अपने बॉयकॉट कर दी। सेकेंडली अगेन आपको पता है आप पे ये इल्ज़ाम लगता है कि चीनी सदर का दौरा आपने कैंसिल करवाया। सो नाउ वाज द टाइम आप इंश्योर करें कि वी विल, आई एम ऑलरेडी सेइंग कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें हठधर्मी दिखा रही है, लेकिन सियासी तदबीर या सियासी मैच्योरिटी फिर PTI की तरफ से क्यों नहीं आई? देखें फरिया, ये कठपुतली हैं, पहली बात, ये हारे हुए लोग हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो सॉरी ऑन द लाइटर नोट, वो इधर कहते थे, ये उधर कहते थे, बस आप लोगों की तस्वीरें इधर उधर हो जाएंगी, कठपुतलियां रहेंगी। ये रट्टा डायलॉग है पिछले 8 महीने से। सुने, कठपुतली इसलिए है कि पूरा पाकिस्तान जानता है ये सारे हारे हुए लोग हैं। वो जो कबूतर उड़ाने आया था 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर शो कार्ड, मुझे बता दें यास्मीन राशिद से वो नहीं आ रहा। आप अपने दिल से पूछ के बताएं कि आपका दिल और आपका ईमान क्या कहता है कि कितने वोटों से वो आ रहा है। और यास्मीन राशिद के साथ जो ज्यादती हुई है, अभी भी वो जेल में है, कैंसर पेशेंट है, और उससे फ्रॉड के जरिए जिस तरह वो जीता है, और इसी तरह के ये सारे यहाँ मुसल्लत किए गए, ये जिंदा यजीद हैं। इन्होंने तो खुद हारे हुए हैं, फॉर्म 45 47 का शिकार ये खुद है। खिलाफ एहतजाज करना, खड़े होना, ये हुसैनियत है। यजीद था, हुसैन आज है, हम हुसैनियत के पैरोकार हैं। और बाकी इन बेईमानों के इल्जामात, इनकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमारा मुतालबा अगर आईनी है तो उसमें फर्क क्या है। और फिर हम आज पहली दफा नहीं कर रहे, हमने 2 तारीख से उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं, 2-3 तारीख से, और आगे किसी से नहीं मिलने दे रहे। हाई कोर्ट के आर्डर्स ये नहीं मानते, जिसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया। और हमारा कोई ये नहीं है कि जी हमने हर हाल में यहाँ आना है, हमने तो 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सारे शाहीन साहब एक क्विक क्वेश्चन, आपने कहा 2 तारीख से 3 तारीख से पाबंदी है खान साहब के साथ मीटिंग पर, तो जिस तक आप पहले एहतजाज कर रहे थे उसको क्यों नहीं ये बात हाईलाइट की? देखें, हफ्ते में 3 दफा इजाजतनामा है, हफ्ते के 3 दफा। अब उस हफ्ते वाले दिन, उसी हफ्ते में हमने जब मिलना था तो वो नहीं मिलने दिया। अब ये रूटीन में नहीं मिलने दे रहे कि ये यहाँ हमारा एहतजाज चल रहा है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी, जो ही कंटेम्प्ट पिटीशन लगी उसी रात को 6 दिन पहले 7 दिन पहले हमारे बंदे को अगवा कर लिया। उसके बाद फिर हमने दूसरी रेट पिटीशन फाइल की, उसकी रिकवरी के लिए भी और मुलाकात के लिए भी। वो फिर मुलाकात करने की इजाजतनामे के ऊपर इनको नोटिस हुआ, और उसके साथ साथ हमने फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर को भी एप्लीकेशन दे दी। और ये 6 से लेकर आज 12 तक, ये 6 दिन के दरमियान ये होने वाली एक्टिविटी है। क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हाई कोर्ट के आर्डर है, जेल मैनुअल है, जेल रूल्स हैं, और फिर हम हफ्ता 10 दिन ना मिलते, 12 दिन ना मिलते, 15 दिन ना मिलते। सवाल ये है कि जब हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उनकी सेहत का मसला है, जब हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उनकी सेहत और जिंदगी का सवाल है, तो हमने कहा डॉक्टर से मिलने दो, हम सारे अपने राइट्स वेव ऑफ कर दिए हैं। और इन बदमाशों ने उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, और आप उनको जिंदगी से आप खेल रहे हैं, और आप यहाँ मजाक सूझ रही है लोगों को। बात यह है कि हम संजीदगी के साथ एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे एक लीडर के साथ इशू है, आप उनके साथ मुलाकात करने दें, आप डॉक्टर से मिलने दें, छोड़े सारे सबको, आप उनकी बहन को मिलने दें, ताकि अल्लाह करे हमारे खदशात जो है वो गलत हो। चलो अच्छी बात है, बात खत्म हो जाएगी। ओके, अगर इजाजत है मतवक्किल साहब, ये तो एक दोनों तरफ से मुझे बातें जो हैं वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगती, सॉरी टू से दैट, बहुत माजरत के साथ दोनों से। लेकिन थोड़ा सा और मूव फॉरवर्ड करते हैं। डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो नज़र आ रही हैं, अभी जो उन्होंने पूरी सुनाया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट शोएब शाहीन साहब ने, अगेन आई विल मेंशन कि कल कराची में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल, उनकी लाश की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज हुआ। कोई बहुत बड़ा एहतजाज भी नहीं था वो, पर पुलिस ने तशद्दुद किया, ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है ख़वातीन को घसीटा गया है। आपने वीडियोस देखी हैं, बख्तावर भुट्टो साहिबा ने उस पर माजरत की है, शहीद रहमान साहिबा ने माजरत की है, बट एक तासुर जो एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट का बन रहा है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? फरिया, एक जुमला मुझे कहने दे, हमें जिंदा यजीद कहने वाले यहूदी किसके रिश्तेदार है?
यहूदी इसराइल अखबार टीवी किसके हक में लिख रहे हैं, इतनी काफ़ी इनके लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो वाक़या हुआ, आप देख रहे हैं कि पुलिस जो अफसरान या कांस्टेबल होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो इतना एक ट्रेन होते हैं कि जिसको पूरा चीज सोच समझो। आप यकीन करेंगे, आप लोग उनसे अपनी ड्यूटीज करवाते हैं, अपनी प्रोटेक्शन की करवाते हैं, कभी मजाल है वो आपकी किसी जानने वाले के साथ ऐसा कर सके सर, या किसी सीनियर लीडर के साथ ऐसा कर सके? कभी कर सकते हैं वो ऐसा? फरिया, शुएब शाहीन साहब को पता है ये पुलिस है पाकिस्तान की, ये कभी सियासतदान के पीछे होते हैं, कभी सियासतदान से आगे होते हैं। सही, इस तरह औरत को उठाना इज नॉट गलती, ये एक संगीन जुर्म है। जुमला तो सुनने दो मुझे, पूरे जुमला तो सुन ले। ये जब वाकया हुआ, हमारे जो एक ग्रुप है हाई कमान का, मैं आपको बताऊं, शरीर रहमान साहिबा ने, हमारे दूसरे साथियों ने, हमारे वजीर ने, वजीर कानून ने, मैंने, सब ने, हमने बड़ी शदीद तंकीद की है और मुतालबा किया कि इन पुलिस अफसरान के जो कांस्टेबल है, जो भी लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। शरीर रहमान साहब ने मुख्तलिफ चैनल पे, आसफा बीबी ने, सब ने बड़ी शदीद मजम्मत की है। आज से 10 साल पहले, आप ये सुन ले, मैं आई वांट टू कोट दिस, 10 साल से भी शायद ज्यादा हो, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनका इंटरव्यू करने में जाई थी समा टीवी में, मैंने चादर पहनी हुई थी, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे साथ बदतमीजी की, उसी वक्त हमने खबर चलाई, उन्हें सस्पेंड किया गया, उनकी दोबारा से कहा गया कि उनकी इंडक्शन नहीं हो सकती, और उन्होंने कोर्स शुरू कराया ट्रेनिंग का इन पुलिस। दिस इज मोर देन 10 years ago। सो क्या वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है? जहाँ गलत है वो गलत है, इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है कि ये नहीं ऐसा हो गया, इस पे आप लोग कहें कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट टॉलरेटेड। सुन ले फरिया, हम 10 साल पहले की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कहते कि आज भी लाहौर में तलबा के खिलाफ क्या लाठीचार्ज हो, मैं वो चीजें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत। मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। आप 10 साल क्या आज की वाकया, आज जो तलबा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो आपको नजर शायद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ वो भी गलत है, कल भी गलत है, वो भी गलत है। किसने का? मैं तो यही कह रही हूँ, पूरे पाकिस्तान का तासुर ये दे रहे हैं कि हम इत्तेजाज नहीं करने देंगे। अगर आप ये नहीं कहे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 10 साल पहले बहुत अच्छी थी, मैं तो आज हमने उन्हें कंडेम किया, हमने उनके खिलाफ स्टोरी की, अच्छा कौन कह रहा है? मैंने कहा एक्शन लिया गया, यू शुड टेक एक्शन। ले रहे ना इलेक्शन ले रहे। हमारे वजीर कानून ने, शरीर रहमान साहिबान ने, कल मुख्तलिफ मीडिया पे, चैनल पे, हमारे जो एक ग्रुप है उसमें उस वक्त सब ने तनकीद का निशाना बनाया है, मुझ समेत, तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस है, ये कल मुझे शर्फ साहब से एक कमेंट लेना है, बट क्विकली आपने लाहौर जिक्र किया, वो बिल्कुल शामिल है हमारे प्रोग्राम में। लाहौर की निजी कॉलेज में तलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर तलबा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से तलबा और पुलिस में तसादम हुआ। कई तलबा और पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। तलबा के मुताबिक कॉलेज में एक तालिबा को गार्ड से ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और तालिबा अस्पताल में जेर इलाज है। कुछ देखिए हुआ क्या है आज। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि टेम्परेचर को डाउन कीजिए, ये डाउन करना सबके लिए ज़रूरी है, एक हीलिंग हैंड दीजिए। शुएब शाहीन साहब, क्या तरीक़ाकार है कोई और? क्या आप इस प्रोटेस्ट को किसी और दिन कॉल कर दें या एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर लें? देखिए फरिया, आपने बड़ी अच्छी इस हवाले से बात की। एक बात आपको बता दूं, मोहसिन नकवी ने, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आग लगाने की कोशिश की, 3 बंदे शहीद भी करा दिए। दिस क्रेडिट गोज टू अमीन गंडापुर, जिसने उस मुश्किल वक्त में, और तमाम वो जिन्होंने उनके ऊपर और पीटीआई के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत कायम की थी, उन सबको साथ बिठा के वहाँ अमन कायम किया। ये है लीडरशिप। जो हालात जितने टेंस हैं, इसमें जरूरी है कि ऑपोजिशन भी थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाए एट दिस टाइम। दिस इज माय रिक्वेस्ट। देखें आपने अच्छी बात की, मैं वही कह रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन कर चुके हैं। आइन और कानून इनके चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है, और ये इंसाफ के निज़ाम पे थ्रू अमेंडमेंट्स हमलावर होने जा रहे हैं। इनके लिए सिवाय विरासती सियासत के कुछ भी बाकी नहीं रहा।
इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाना है, मुल्क से बाहर ले जाना है। राइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। लेकिन यकीनन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कल पाकिस्तान में होने जा रही है। वी विल कीप यू पोस्टेड एंड अगेन आई विल से कि टेम्परेचर डाउन करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।